तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि भारतीय राष्ट्रपति जो है वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, सुप्रीमो होते हैं। हाँ, एक चीज है वो नाम मात्र का प्रधान होते हैं, लेकिन कार्यकारिणी प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन आपातकाल की स्थिति में वह कार्यकारिणी प्रधान के रूप में काम करने लगते हैं, जिसके विषय में पिछले क्लास में भी बहुत चर्चा हुआ है और आज भी होगा। तो भारतीय संविधान में जैसे कि आप लोग को मालूम ही है कि भारतीय संविधान के भाग पांच में इसका चर्चा था और भाग 5 में अनुच्छेद 51 से 61 तक इसका चर्चा था, जिसमें हमने पिछले क्लास में आप लोगों को लगभग 55 तक पढ़ा दिया। अनुच्छेद 55 तक हो गया और आज पढ़ाएंगे हम अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 पद अवधि पढ़ना है इसमें, अर्थात राष्ट्रपति जो है, भारत के राष्ट्रपति जो है, कितने समय तक अपने पद पर रह सकते हैं, वो त्याग पत्र कब दे सकते हैं, त्याग पत्र किसको देंगे, त्याग पत्र के बाद कितने दिन के बाद चुनाव होगा, और जब तक राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब तक राष्ट्रपति का पद कौन ग्रहण करेंगे, वो सारे खेला किसमें है आपको, अर्थात अनुच्छेद 56 में इन सारी बातों की व्याख्या किया गया है कि कौन राष्ट्रपति के त्याग पत्र ले सकते हैं, राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र दे सकते हैं, राष्ट्रपति का जो पद खाली होगा उसके पद को कौन भरेंगे। टोटल चीज इसमें दिया गया है। मैं एक एक करके बताने जा रहा हूँ आप लोग को इसमें क्या है नहीं। सबसे पहले अभी आपने मैंने क्या कहा इसमें कि राष्ट्रपति के पद अवधि के विषय में इसमें चर्चा है। पदावधि भी कर सकते हैं, पदावधि के संबंध में चर्चा है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि भारत में अधिकांशतः जो भी निर्वाचन पदाधिकारी या निर्वाचन होते हैं पद पर, वो लगभग 5 वर्ष के होते हैं। एक राज्यसभा के हैं जो कि 6 वर्ष के होते हैं। तो राष्ट्रपति भी उसी के अंतर्गत आ रहा है, अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने वर्ष? 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर और हम जोर देके बता दें कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है, तो कब से गिना जाता है? 5 वर्ष शपथ जब लेता है तब, शपथ ग्रहण के दिन से गिना जाता है। होता है क्या, कभी कभी निर्वाचन हो गया लेकिन शपथ ग्रहण कुछ डिले हो गया, कुछ दिन के बाद, 10 दिन 20 दिन के बाद होता है, तो ये निर्वाचन जो हो गया उस रिजल्ट हुआ उस दिन से ही गिना जाता है। ये गिना कब जाता है? शपथ ग्रहण के दिन से उसको गिना जाता है, उस दिन के बाद 5 वर्ष तक। और आपका एक सवाल आता होगा मन में कि 10 निर्वाचन का जो रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट के 10-20 दिन जो है तो तब तक उसके पद पर कौन रहेगा? तब तक जो पहले वाला राष्ट्रपति है वही पद ग्रहण करेंगे, या जो राष्ट्रपति पद खाली हो गया होगा उपराष्ट्रपति उसके पद को ग्रहण किए होंगे तो वही रहेंगे। जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है तब तक वो कार्यकाल नहीं ग्रहण करते हैं, तब तक उसके कार्यकाल के समय शुरू नहीं होती है। तो शपथ ग्रहण ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ पर कि राष्ट्रपति जो उसका समय शुरू होता है तब कब से? तो शपथ ग्रहण के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज था ये। अब है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। और यहाँ पर एक और चीज है कि उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दिए, मान लीजिए कि 2 वर्ष राष्ट्रपति पद पर रहा तो बच गया कितना? 3 वर्ष। तो अब जो नया राष्ट्रपति जो होंगे, निर्वाचित जो होंगे, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? तो उसके लिए भी कंडीशन है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो खाली पद जो होगा तो 6 महीना के अंदर अनिवार्य है राष्ट्रपति का फिर से निर्वाचन होगा। 6 महीना के जो खाली है सीट तो उसके राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभाले। अब यहाँ पर है कि मैंने कहा कि 2 साल कोई राष्ट्रपति बन चुके हैं,
उसके बाद मर गए हैं या फिर किसी भी कारण से पद खाली हो गया है, तो फिर निर्वाचन होगा, तो वो कितने दिन के लिए होगा? जो शेष समय बचा हुआ वो नहीं, यही चीज यहाँ पर इसी के लिए मैं कहा शेष समय के लिए कभी भी राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता, जबकि अन्य सदस्य जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा के क्या होते हैं, शेष समय के लिए होता है। लेकिन राष्ट्रपति पद ही एक ऐसा पद है जो शेष समय के लिए नहीं होता है, कभी भी होता है तो 5 वर्ष के लिए होता है, जब भी होगा तो अगला राष्ट्रपति का जब भी होगा तो 5 वर्ष के लिए होगा। ये बहुत ही मार्मिक बात है, इसको ध्यान रखने बात है। होगा तो उसके 5 वर्ष के लिए, मतलब बीच के लिए वो कभी भी राष्ट्रपति पद के लिए वो चुनाव उसका, मतलब अभी जो नीतीश बाबू देश बाबू गठबंधन का बनाया है 5 साल में चलेगा, 24 से इसका 5 वर्ष से चल रहा है ना, तो ये 5 वर्ष तो में चलेगा, शेष जितना बचा वो शेष चलेगा ना, शेष चलेगा। इसका तो 5 वर्षीय होना चाहिए, मुख्यमंत्री इत्यादि के जो 5 वर्षीय चलता है ना। भी लोकसभा में मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के हैं, वो किसी कारण से वो सीट खाली हो जाए, फिर दूसरा आदमी तो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या कितना दिन बनेंगे, शेष समय के लिए बनेंगे ना, शेष समय के लिए जी। 5 वर्ष की में जो शेष बच गया, 10 दिन के बच गया है, 2 महीना 5 महीना 6 महीना 1 साल के, उसी के लिए होगा। लेकिन राष्ट्रपति पद ही एक ऐसा पद है जो शेष समय के लिए नहीं होता है, बल्कि 5 वर्ष के लिए होता है। तो आपने राष्ट्रपति के पदावधि अर्थात अनुच्छेद 56 में आपने बिल्कुल ही समझ गए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उससे पहले भी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे के पद से हट सकते हैं। तो त्याग पत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति जो वैकेंट हुआ अर्थात खाली जो सीट हुआ उसके लिए 6 महीना के अंदर अंदर इसी कारण बस राष्ट्रपति भी मतलब कुछ दिन के दरमियान, राइट, थैंक यू सो मच, यही क्वेश्चन तो मैं चाहता था। तब अगर किसी कारण से हो गया तो न्यायाधीश बनता है, यही यही सब क्वेश्चन कीजिएगा तो मजा आता है, तो बनता है वहां पर न्यायाधीश होता है, रखा है ऑप्शन। और मैं अभी तक ऐसा हुआ है, मेरा पीडीएफ में भी वो चीज कवर नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं हुआ है, हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है ना, उसके लिए तो ऑप्शन रखेगा ना, ये भी तो हाई लेवल का थिंग हो गया ना, क्वेश्चन हो गया ना। हम लोग तो नीचे स्तर से देखा अभी सोचा तो है ऐसा चीज, उसे पीडीएफ जो मिलेगा आपको तो उसमें है वो चीज का जिक्र है। तो आप ये भी देख लिए कि रिक्त स्थान जो भरते हैं कोई भी राष्ट्रपति का कभी भी कुछ दिन के लिए नहीं होता है, बल्कि 5 वर्ष के लिए उसका निर्वाचन होता है, कभी भी कम समय के लिए निर्वाचन नहीं होता है। तो यही था इसमें अनुच्छेद 56। क्या अनुच्छेद 56 में किसी भी तरह का शक, इसमें कोई क्वेश्चन है ना, अपने आगे अब अनुच्छेद हम पढ़ते हैं कितना, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में चर्चा किया गया है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन क्या होता है वो देखिए। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का व्याख्या, ये पुनर्निर्वाचन क्या होता है वो सुनिए। पुनर्निर्वाचन मतलब फिर से निर्वाचन, फिर से निर्वाचन। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो पद होते हैं उस पद पर एक व्यक्ति कितने बार निर्वाचित हो सकते हैं। तो अपने भारत में है कि राष्ट्रपति पद के लिए अगर योग्यता रखते हैं तो कोई व्यक्ति जितना बार जी चाहे उतना बार अपना निर्वाचन दाखिल कर सकते हैं, उतना बार निर्वाचित हो भी सकते हैं, उतना बार राष्ट्रपति बन भी सकते हैं। लेकिन अभी तक जो हुआ है अपने भारत में एक ही व्यक्ति अर्थात एक ही राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने ही सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बनने में सफल हुए हैं। उसके बाद अभी तक ये मौका, ये जो संविधान में स्वतंत्र है राष्ट्रपति बनने की, इस स्वतंत्र जो नियम है इस नियम का कोई फायदा देखिए वही अमेरिका में है। अमेरिका में संशोधन करके क्या किया गया है, 2 बार ही एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। 57 भी संतुष्ट हो गया। अब चलते हैं अनुच्छेद 58। वैसे योग्यता पर हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे, आज फिर से कर देते हैं। सबसे पहले
राष्ट्रपति पद के लिए आयु जो है वो 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए। 35 वर्ष में जो एको दिन कमी है वो नहीं होगी। 35 वर्ष एक दिन हो गया तभी वो राष्ट्रपति पद के लिए वो योग्य माना जाएगा। पहला। दूसरा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा है, शायद आप लोग को याद होगा, हमने कहे थे कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा के सदस्य हो नहीं, योग्यता में योग्यता आता है। लेकिन लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो 58 खत्म हो गया। अब चलते हम लोग को चलिए हम लोग अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में है शर्त, राष्ट्रपति के लिए कुछ शर्तें हैं। राष्ट्रपति के शर्त, ये राष्ट्रपति के शर्त कुछ। ये शर्त क्या होता है? सबसे पहला जो शर्त इसमें व्याख्या किया गया है कि वही किसी लाभ पद पर नहीं हो, अर्थात किसी सरकारी नौकरी नहीं करते हो, पहला शर्त। दूसरा शर्त है एक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि भारत के नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए और लोकसभा के सदस्य की योग्यता। तो क्या हमको नहीं है लोकसभा के सदस्य की योग्यता? क्या हम भी राष्ट्रपति पद के लिए पर्चा भर सकते हैं? भर सकते हैं, लेकिन यही लगल है, इसी में लेकिन लगल 59। ये अनुच्छेद 59 एक ऐसे प्रावधान किया है कि कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति दावा नहीं कर सकते राष्ट्रपति पद के लिए। उसके लिए थोड़ा सा एक पेचीदा शर्त है जो भी बताने जा रहे हैं। पहला तो देख लीजिए, और भारत में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी नहीं करते, लेकिन इसमें दूसरा शर्त जो है महत्वपूर्ण, उसमें कहा गया है कि 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले प्रस्तावक क्या होता है उसको बता देते हैं, आखिर प्रस्तावक किसको कहा जाता है। प्रस्तावक का तात्पर्य होता है भाई किसी के समर्थन में या कोई भी चीज को कहीं पर जाके प्रस्ताव के रूप में रखना, कहना, क्या कहलाते हैं? प्रस्ताव। जैसे मैं ही हूं, मेरे पीछे मेरा प्रस्तावक आप बने, तो आप यहाँ आके कहिएगा कि ये मेरा संस्कृति, मेरे सारा चीज बताइएगा, मेरा व्यक्तित्व बताइएगा कि ये अच्छे आदमी है, ये है, वो है, ये इसके पद के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है, तो आप हो गए प्रस्तावक। प्रस्तावक समझ गए? प्रस्तावक क्या होता है? अर्थात किसी भी व्यक्ति के विषय में उसकी व्याख्या करने वाले को हम कह सकते हैं, किसी भी चीज की व्याख्या करने वाले को क्या कहते हैं? तो अब प्रस्तावक जो होते हैं 50 होना चाहिए। तो प्रस्तावक कौन हो सकते हैं? क्योंकि हम भी तो हो सकते थे तो सब विद्यार्थियों को साथ कर लेते, लेकिन प्रस्तावक हो सकते हैं मेरे भाई या तो राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं। समझ में? निर्वाचित सदस्य ही हो सकते हैं प्रस्तावक। ये फंडा है कि आम लोग को 50 को प्रस्तावक, एमएलए एमपी, एमएलए या एमपी होगा, एमएलए एमपी हम लोग को होगा ही नहीं 50 को प्रस्तावक। आम पब्लिक को होगा 50 को प्रस्तावक होगा ही नहीं। किसी न किसी खास व्यक्ति या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति को ही होगा प्रस्तावक। अब चलते हैं, मैंने कहा कि 50 को अनुमोदक भी चाहिए। अब अनुमोदक क्या होता है उसको देख लीजिए। अनुमोदक किसको कहते हैं? अनुमोदक का मतलब होता है समर्थन करने वाला, कि मैं इसके साथ हूं, ये अगर इस आगे बढ़ेंगे तो मैं इसके साथ हूं। देखिए प्रस्तावक अनुमोदक में मिस कर जाता है। तो वो अनुमोदक भी जो होते हैं ना वही होते हैं। कौन? अब लीजिए 100 का तो सीधा सीधी यहाँ फंडा है। 1-1 लाख देवी तो 100 लाख, 1 करोड़ देवी तो 100 करोड़, मैंने रुपया पैसा तो एक अलग की बात हो गई। बात हो गया यहाँ पर कि अपने छवि बनाना। 100 आदमी के बीच छवि बनाने का मतलब समझते हैं? कितने लाख लोगों के बीच छवि बनना चाहिए। तो आप शायद समझ गए होंगे कि भारत के कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद के लिए सिर्फ दाखिला का बात करेगा तो उसके लिए पहले कितना उसमें
गुण होना चाहिए, उसमें कितना लोकप्रियता होनी चाहिए। एजुकेशन तो नहीं कुछ। एजुकेशन पढ़े लिखे की कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि भारत के लोकतंत्र में एजुकेशन लोग जनप्रिय है, लोगों के समर्थन को ही एजुकेशन यहाँ पर माना गया है कि जिसको लोग समर्थन दे रहे हैं, जिसको लोग चाह रहे हैं, वही क्या है उसका। लास्ट में सर मुद्दा बन रहा है तब मोदी पे उठाया, मतलब वो फर्जी डिग्री लेके आया है तो हाँ वो कैसे अच्छा, मैं आपकी बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि अभी जो उस मुद्दा पर लगाया है, अर्थात जो आप पार्टी के जो है क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल ही खुद लगाए, अरविंद केजरीवाल जो लगाए हैं क्या, तो इस कैसे लगा है? मोदी जी ने अपने क्वालिफिकेशन को प्रकाशित किया कि मेरे क्वालिफिकेशन ये है, तो ये है, तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि ये गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने आरटीआई करके क्या किया, उसके सर्टिफिकेट को अवेलेबल करवाया। अवेलेबल करवाने में बीए का जो सर्टिफिकेट देने वाला, जहां से बीए किया ही, वो संस्थान जो है केस कर दिया इस पर कि भाई इतने गणमान्य व्यक्ति का ये नहीं किया, मोदी जी कुछ नहीं किया, कि इतने गणमान्य व्यक्ति का ये वो कर रहे हैं, तो उस पर पता नहीं कोर्ट किस आधार से एक्शन लेती, तो कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगवा दिया इस पर। अरविंद केजरीवाल 25,000 का जुर्माना लगा ना, परसों तक सुप्रीम कोर्ट पर लग गया 25,000 का जुर्माना ना, 31 दिन का अंदर कर दिया, 25,000 टका जमा कीजिए इस बयान के लिए। मतलब ये फर्जी डिग्री में है, फर्जी डिग्री है कि नहीं है इसका तो दूर छोड़िए ना। इससे पहले भी कोर्ट में मुद्दा गया था कि पूछा जाए, तो कोर्ट कहा हाँ क्यों नहीं, आरटीआई देश में कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति संबंध में अगर कोई जानना चाहता है, तो देश का कर्तव्य बनता है कि उसकी जानकारी उसको अवेलेबल कराए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी भी जान सकते हैं, तो इसी आधार पर चेक हो रहा था, कागज हर कॉलेज से आ रहा था, लेकिन बीए जहां से किया है वो डिग्री देने में हिचकिचाया, पता नहीं जो भी कारण दावा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ऐसा है, दिल्ली विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय ऐसा है, दिल्ली विश्वविद्यालय को गर्व करना चाहिए कि मेरा बच्चा प्रधानमंत्री है, लेकिन वही केस कर दिया इस पे केजरीवाल पे। हाँ, तो केजरीवाल को 25,000 का जुर्माना लग गया, यहाँ पर ये सिस्टम हो गया। अब वो मुद्दा हट के ही मुद्दा हट गया, लेकिन क्या कहा जाए, ये मुद्दा लोकतंत्र है, यहाँ पर कहते हैं कि कानून संविधान सब कुछ है, लेकिन एक चीज मान के चलिए, लोकतंत्र में सब कुछ जन समर्थन है। अगर आपके पास जन समर्थन है तो सब कुछ आपके हाथ में है, संविधानों सब कुछ आपके हैं, सारा कुछ हटिया फटिया सब कुछ क्या है आपके हाथ में। जन समर्थन नहीं है, अब क्योंकि यहाँ पर तो कानून संविधान भी तो लचीला है ना, संविधान में भी आप संशोधन कर सकते हैं, ला सकते हैं। कब? जब आपके पास बहुमत हो। संविधान को भी तो बदलने का पर्व है आपको, देखे ना बीजेपी बदल रहा है ना, क्या वो नियम को बदला कि नहीं बदला? नहीं बदला तो 370 कैसे हम आज जो जम्मू कश्मीर में देखे होंगे, अभी अपने बिहार की बात कर रहा हूँ, शायद सुने होंगे, नालंदा में 4 दिन तक नेट बंद कर दिया गया है, सड़क बंद कर दिया गया। आज वो बम फूटा है वहां पर, नहीं नालंदा माने सासाराम, वहां पर पूरा अव्यवस्था हो गया रामनवमी के जुलूस से के दिन से। अब वही जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में जुलूस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी जो भी कानूनी मामला है, तो चलिए हम लोग अनुच्छेद 59 को भी आपने समझ गए। 59 ही एक ऐसे अनुच्छेद हैं जो बहुत सारे लोगों को राष्ट्रपति पद के लिए सोचने से रोकता है, बाधित करता है, क्योंकि इसका शर्त को पूरा सभी नहीं कर सकते, सबकी बस की बात नहीं है, कुछ विशेष ही कर सकते हैं। चलिए हम आज यहीं तक पढ़ेंगे।